दोस्तों, राजनीति में गलत फैसले महंगे पड़ते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महंगा पड़ता है किसी दूसरे देश के दबाव में आकर फैसला लेना, क्योंकि दबाव कुछ समय का होता है और उसके नतीजे कई साल तक पीछा नहीं छोड़ते। यही वजह है कि जब दुनिया के कई देश एक दिशा में जा रहे थे, तब भारत ने अलग रास्ता चुना था। उस समय काफी लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन अब जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि दिल्ली ने शायद उस वक्त भविष्य को हमसे पहले पढ़ लिया था। आखिर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी कौन सी नई चर्चा ने उस पुराने फैसले को फिर सुर्खियों में ला दिया है? मोदी सरकार ने इथेनॉल को लेकर क्या बड़ा कदम उठाया है? अजरबैजान के साथ रिश्तों में अचानक आई तेजी के पीछे क्या कारण है? चाइना को लेकर कौन सी नई डेवलपमेंट सामने आई है? और प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा को लेकर क्या महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है? आइए दोस्तों, सारी की सारी अपडेट्स को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगी, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगती है? क्योंकि सच कहूँ, आपके कमेंट्स ही हमारे लिए सबसे बड़ा फीडबैक होते हैं। अगर आपको कोई कमी नजर आती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो बेझिझक हमें जरूर बताइए, क्योंकि हमारा मानना है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आपकी राय ही हमें बेहतर बनने में मदद करती है, ताकि हम आपके लिए पहले से भी ज्यादा दमदार, भरोसेमंद और बेहतर न्यूज रिपोर्ट लेकर आ सकें। खैर चलिए दोस्तों, अब सबसे पहली दिलचस्प अपडेट पर चर्चा करते हैं, जो अजरबैजान से आ रही है। क्योंकि अगर कुछ महीने पहले कोई कहता कि भारत और अजरबैजान रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे, तो शायद बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं करते। कारण भी साफ है। एक तरफ आर्मीनिया है, जो कई मौकों पर भारत के करीब दिखाई दिया। दूसरी तरफ अजरबैजान, जिसने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। इतना ही नहीं, भारत द्वारा आर्मीनिया को बेचे गए हथियारों पर भी अजरबैजान की तरफ से तंज कसे गए। यानी दोनों देशों के बीच माहौल कभी बहुत आरामदायक नहीं रहा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स की एक खास बात होती है, यहाँ परमानेंट दोस्त और दुश्मन कम, परमानेंट इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं। और अब लगता है कि दिल्ली इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव को उनके इंडिपेंडेंस डे पर बधाई संदेश भेजा है। सिर्फ औपचारिक शुभकामना नहीं, बल्कि उस संदेश में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिजनेस टाइज और पीपल टू पीपल रिलेशंस बढ़ाने की बात भी कही गई है। यानी सिग्नल साफ है, इंडिया फिलहाल टकराव की भाषा नहीं, एंगेजमेंट की भाषा बोल रहा है। और शायद कोशिश ये है कि जिन देशों के साथ मतभेद है, उनके साथ भी बातचीत के दरवाजे खुले रहें। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये सब उस समय हो रहा है जब आर्मीनिया के साथ इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। आज आर्मीनिया में हुई मिलिट्री परेड में भारत से खरीदे गए कई डिफेंस सिस्टम्स भी दिखाए गए। आर्टिलरी गन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, रेडार्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिन पर भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को गर्व है। यानी एक तरफ आर्मीनिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन जारी है और दूसरी तरफ अजरबैजान के साथ डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ रही है। साफ शब्दों में कहें तो भारत किसी एक कैंप में खड़े होने के बजाय दोनों तरफ अपने ऑप्शंस खुले रख रहा है, और शायद यही मैच्योर फॉरेन पॉलिसी की पहचान भी होती है। उधर बांग्लादेश को लेकर भी एक नई अपडेट सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को बकरीद की शुभकामनाएं भेजी हैं। मतलब दिल्ली की तरफ से कम्युनिकेशन चैनल खुला रखा जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय में ढाका के कई कदमों ने इंडिया में सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत की तरफ से रिश्तों को संभालने की कोशिश जारी है। क्योंकि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, लेकिन रिश्तों की दिशा जरूर बदली जा सकती है। अब अगली अपडेट रशिया से आ रही है। और अगर आपने पिछले कुछ सालों में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ध्यान से देखा होगा, तो एक बात जरूर नोट की होगी। दुनिया में चाहे कितने भी नए गठबंधन बन जाएं, कितने भी नए पावर सेंटर्स खड़े हो जाएं, लेकिन इंडिया रशिया सिक्योरिटी कोऑपरेशन आज भी अपनी जगह पर बना हुआ है। न्यूज आ रही है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल इस समय रशिया की यात्रा पर हैं। रशिया में अजीत डोवाल सर मॉस्को इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम और मीटिंग ऑफ हाई रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर सिक्योरिटी मैटर्स में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके साथ साथ रशिया की सरकार के अधिकारियों के साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी, जिनमें दोनों देशों के सिक्योरिटी कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को लेकर चर्चा की जाएगी। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी ग्लोबल सिक्योरिटी से जुड़े बड़े मुद्दे सामने आते हैं, तो अजीत डोवाल अक्सर उन्हीं बैठकों में दिखाई देते हैं जहां असली बातचीत हो रही होती है। और इस बार भी उनका रशिया दौरा उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उधर प्रधानमंत्री मोदी का डिप्लोमेटिक कैलेंडर भी लगातार व्यस्त होता जा रहा है। न्यूज आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने अनाउंस किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनका ऑस्ट्रेलिया आने का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। यानी आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, लेकिन एंथनी एल्बनीज ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करने को
लेकर काफी उत्साहित हैं। वैसे अगले महीने जून भी डिप्लोमेसी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 15 और 16 जून को फ्रांस में G7 लीडर्स समिट आयोजित होने जा रही है। इस समिट में G7 देशों के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और टॉप लीडर्स हिस्सा लेंगे। और दिलचस्प बात ये है कि फ्रांस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। यानी इंडिया भले ही G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी लगातार इस मंच पर बनी हुई है। इसके अलावा न्यूज ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने स्लोवाकिया की यात्रा भी कर सकते हैं, जो यूक्रेन के बिल्कुल पश्चिमी हिस्से में स्थित एक महत्वपूर्ण यूरोपियन कंट्री है। यानी अगले कुछ हफ्तों में इंडिया की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी काफी तेज रहने वाली है। अब अगली खबर डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को लेकर है और ऑनेस्टली ये पूरी कहानी उन लोगों के लिए काफी दिलचस्प है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स और ग्राउंड रियलिटी के बीच का फर्क समझना चाहते हैं। आपको याद होगा इस साल जनवरी में WWEF के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इस इनिशिएटिव का मकसद गाजा में तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिकंस्ट्रक्शन बताई गई थी। लेकिन ट्रंप का विजन सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं था। उनका कहना था कि आगे चलकर दुनिया के दूसरे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को भी इसी बोर्ड ऑफ पीस के माध्यम से एड्रेस किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए देशों को $1 बिलियन तक कंट्रीब्यूट करना था। यानी सिर्फ सिंबॉलिक सपोर्ट नहीं, बल्कि वास्तविक फाइनेंशियल कमिटमेंट भी मांगी जा रही थी। उस समय लॉन्च इवेंट काफी भव्य तरीके से आयोजित किया गया था। अमेरिका समेत लगभग 19 देशों के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स और सीनियर लीडर्स ने फाउंडिंग चार्टर पर साइन किए थे। करीब 25 देशों ने इस इनिशिएटिव का समर्थन भी किया था। इतना ही नहीं, इनॉग्रल मीटिंग के दौरान 7 देशों ने पब्लिकली पलिच किया था कि वे $1 बिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी घोषणा की थी कि अमेरिका इस फंड में $10 बिलियन डालेगा। यानी लॉन्च वाले दिन कागजों पर देखा जाए तो बोर्ड ऑफ पीस के पास लगभग $17 बिलियन की कमिटमेंट्स दिखाई दे रही थी। लेकिन अब 5 महीने बाद जो रिपोर्ट सामने आई है वो पूरी कहानी को एक अलग दिशा में ले जाती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस के रिकंस्ट्रक्शन फंड में अब तक $1 भी जमा नहीं हुआ है। जी हाँ, ना मिलियन ना बिलियन, बल्कि $1 भी नहीं। रिपोर्ट के अनुसार फंड का बैलेंस अभी भी 0 है। खास बात ये है कि इस फंड को वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर शुरू किया गया था ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। लेकिन जिन 19 देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने चार्टर पर साइन किए थे, उनमें से भी किसी ने अब तक $1 तक जमा नहीं कराया है। और यही वजह है कि अब इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यहाँ भारत का फैसला काफी इंटरेस्टिंग दिखाई देता है, क्योंकि जब ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था तब अमेरिका की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी कि इंडिया भी इसका हिस्सा बने। काफी डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बताया गया था। इंडिया चाहे तो कई दूसरे देशों की तरह इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकता था, लेकिन भारत ने ना इसे ज्वाइन किया, ना ही इसके समर्थन में कोई विशेष एंडोर्समेंट दिया। दिल्ली ने दूरी बनाए रखना बेहतर समझा। और अब जब फंड का बैलेंस 0 बताया जा रहा है तो कई लोग कह रहे हैं कि भारत का वही फैसला सही साबित होता दिखाई दे रहा है। वहीं पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने इस इनिशिएटिव का समर्थन किया था और चार्टर साइनिंग प्रोसेस का हिस्सा बने थे। अब देखना होगा कि आगे चलकर बोर्ड ऑफ पीस का भविष्य क्या होता है। अब आखिरी अपडेट भारत और चाइना को लेकर। हम पिछले कुछ महीनों से लगातार देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच एंगेजमेंट्स और मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन बातचीत जरूर बढ़ी है। न्यूज आ रही है कि चाइना में वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी WMCC के तहत दोनों देशों के बीच एक और बैठक आयोजित की गई। भारत की तरफ से डेलीगेशन को लीड कर रहे थे विदेश मंत्रालय के ईस्ट एशिया डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी सुजीत घोष। इस मीटिंग में मुख्य रूप से बॉर्डर मैनेजमेंट, LAC इश्यूज, डिलिमिटेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म्स और क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। यानी फोकस सीधे उन मुद्दों पर था जो दोनों देशों के रिश्तों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी सुजीत घोष ने चाइनीज असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर होंग ली के साथ भी अलग से मुलाकात, जहां दोनों देशों के संबंधों को और स्थिर बनाने तथा एंगेजमेंट बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। देखिए, इंडिया चाइना रिलेशनशिप अभी भी आसान नहीं है। मतभेद मौजूद हैं, सीमा विवाद भी मौजूद है, लेकिन एक बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। अब दोनों देश सिर्फ मिलिट्री लेवल पर ही नहीं, बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल और मिनिस्टीरियल लेवल पर भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। यानी कंपटीशन अपनी जगह है, लेकिन कम्युनिकेशन भी जारी है। और फिलहाल यही दोनों देशों के रिश्तों की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट मानी जा रही है। बाकी दोस्तों, इन सारी खबरों पर आप लोगों के जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। और दोस्तों, ये थी आज की
की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।